स्वागत है आपका शीतल जी नई परख के मंच पर। एक बार फिर बीच में थोड़ा सा अंतराल हो गया। आपके साथ नई परख के दर्शकों की मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि जी, जैसा कि आपने जानकारी दी थी कि आप अयोध्या में थे और वहां के घटनाक्रम पर जी, एक नजदीकी नजर रख रहे थे। तो कल पूरे जी, दिन वहां पर कवायद चली। मणिराम छावनी में राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक होती रही। बैठक बहुत लंबी खिंची। यहाँ टीवी पर पूरे गोदी मीडिया पर चर्चा का प्रपंच होता रहा। इसके अंदर जी, तरह तरह से राम जन्मभूमि आंदोलन को ही पुनः पुनः स्थापित करने की कवायद हुई। बार जी, बार योगी जी के भाषण सुनाए गए। भाषण सुनाया गया जिसमें कहा वो कह रहे हैं कि राम जो है वो राष्ट्र के प्रतीक हैं, वगैरह वगैरह। ये सब कौन किस किसने राम जन्मभूमि आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी, उन सब की विरुदावलियां गाई जा रही थी कल। जी, और उसी बीच में हमारे और आशुतोष जैसे एक दो लोगों को भी बैठा लिया गया था कि वो कभी कभी बीच में आलोचना भी कर दिया करेंगे ताकि निष्पक्षता का ढोंग धतूरा चलाया चलाया जा सके। बहरहाल जी, इमेज ये, जहां तक मेरा ख्याल है, छवि इस तरह की प्रोजेक्ट की जा रही है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और गोपाल राव को विशेष सदस्यता के पद से हटा दिया गया है। एक पूर्व आईएफएस अफसर जो अनुसूचित जाति से आते हैं लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुराने कारकुन हैं, उनको चंपत राय जी की जगह बैठा दिया गया है। और एक कमेटी बना दी गई है जो विचार करेगी कि सीईओ, किस व्यक्ति को सीईओ बनाया जाए। तीन चार नाम प्रस्तावित करेगी, उन्हीं में से किसी एक को सीईओ बनाया जाएगा। और कुछ जिन जैसे काकभुषुंड की प्रतिमा है या चरण पादुका है, इन चीजों को दिखाया भी गया वहां पर कि भाई हमने ये सब घपला नहीं किया है, उड़ाई नहीं है, ये रखी हुई ये चीजें है। सोने की रामचरितमानस भी दिखा दी गई वहां पर। और ये सब अब तो अखबार में ये भी आ रहा है कि राम मंदिर की इतनी आमदनी है, इतना खर्चा है, ये सब बातें भी बताई जा रही हैं। पूरा मामला साफ है। जो कुछ गड़बड़ी हुई थी पिछले 40 दिन में हुई थी, 40 दिन में 60-70 बार चोरी हुई, बाकी कुछ नहीं है। भूमि घोटाला घोटाला कुछ नहीं हुआ। सामग्री में 40% कमीशन वमीशन कुछ नहीं हुआ। इस तरह करके ये लोग अब मानते हैं कि उन्होंने इस मसले पर मिट्टी डाल दी है। जैसे जैसे समय गुजरेगा ये मिट्टी और ज्यादा डाली जाएगी और धीरे धीरे करके लोग इस प्रकरण को भूल जाएंगे। क्या लगता है शीतल जी, क्या इसकी यही अंतर कथा है या कोई और अंतर कथा है? नहीं, आपने बहुत अच्छी भूमिका रखी और हमारी आपकी पुरानी जो डिबेट्स हुई हैं इस मामले पर, जो आपके कार्यक्रमों में वीडियो जिनके मौजूद हैं, मैं लगातार इस राय का था अपने यहाँ भी, आपके यहाँ भी, अन्य जगहों पर भी, कि इसमें कुछ नहीं निकलेगा और हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। ये मामले को दबा लेंगे, यही सिर्फ कर्मचारियों वगैरह पे कुछ कर दिया जाएगा फिलहाल, इस वायदे के साथ उनसे कि बाद में उनको भी बचा लिया जाएगा, या कुछ दिनों की वो है और उनका सब कर लिया जाएगा। और हम लोगों का सबका ध्यान जो है एक छोटी चोरी की ओर, जो करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपए की है, उस पर केंद्रित करके और उसी पे निपटा दिया जाएगा। उसमें भी बहुत तरह के डाइवर्जन्स होंगे। और अब तो एसआईटी की रिपोर्ट भी मीडिया में अघोषित तौर पर बंट गई है। जो भी क्राइम रिपोर्ट करते हैं सबके पास है, उन्हीं में से किसी ने मेरे पास भी भेजी है, तो वो सब पढ़ लिया है। उसमें सब में जो दिशा निर्देश है उसी दिशा निर्देश पर पुलिस को चलना है वहाँ। तो वो सारी रणनीति एकदम साफ साफ तय है। जो भूमि घोटाला है उस पर बात नहीं होनी है। सप्लाईज वगैरह में 2400 करोड़ का मंदिर बना है, उसमें जो मटेरियल वगैरह की सप्लाई हुई है जिनमें बड़े बड़े आरोप हैं, उनमें उनमें कोई बात नहीं होनी है। संचालन में जो ट्रांसपेरेंसी गायब है, वो उस पर बात नहीं होगी। संचालन के लिए जो सुझाव 2020 में इन्हीं के द्वारा निर्धारित एक ऑडिट कमेटी ने दिए थे, वो रिपोर्ट क्यों गड्ढे में चली गई, उस पर कोई बात नहीं होनी है। जिन कर्मचारियों ने, इनके यहाँ काम करने वाले, संघ से जुड़े हुए राम भक्त लोगों ने जो यहाँ की अनियमितताएं बताई हैं, वो कभी उन पर कोई बात नहीं होने पाएगी। भविष्य में ट्रांसपेरेंसी रहेगी, इस पर कोई बात नहीं होगी। सिर्फ इतना हुआ कि साहब 1.5-2 करोड़ की चोरी हुई थी, जिसमें से 80 लाख बरामद कर लिया गया है। फला फला चोर हैं, इन सब को पुलिस में दे दिया गया है। पुलिस उनके खिलाफ एक चार्जशीट दे देगी, तब तक नई घटनाएं घट जाएंगी और नई बातें हो जाएंगी
और हम दूसरी बातों पर बात करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो अभी की परिस्थिति तो बिल्कुल आपने जैसा बताया यही है। इससे इतर भी कुछ घटनाएं घटी हैं, उन पर आपके प्रश्न आते रहेंगे तो मैं उस पर बात करता रहूंगा। अच्छा, लेकिन मैं एक जिज्ञासा मेरे मन में है। मैंने दूसरे साथियों के पास, जो कि हमसफर हैं और हम ख्याल हैं, उनके सामने भी ये जिज्ञासा रखी है। वो जिज्ञासा ये है कि इस घटना से पहले जितने भी आरोप लगाए गए, चाहे संजय सिंह ने भूमि घोटाले का आरोप लगाया हो, उसके बाद महिपाल सिंह ने चढ़ावा चोरी वाला आरोप लगाया हो, जिसका अभिषेक उपाध्याय ने इंटरव्यू लिया था, सारे आरोप बड़ी कुशलता पूर्वक दबा दिए गए और उन्हें दबाए हुए इतने समय हो गया था कि हम सब लोग उन आरोपों को भूल भी चुके थे। हम लोगों के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए भी वो कोई मायने नहीं रह गया था, कुछ भी। हमारी राजनीतिक स्मृति से वो दूर हो चुके थे आरोप, यानी वो आरोप एक तरह से थे ही नहीं। इस आरोप को क्यों नहीं दबा पाया गया? जो रजनीश मिश्र नामक एक व्यक्ति ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता या नेता हैं, जाहिर है स्थानीय स्तर के ही व्यक्ति हैं, उनको कोई उसके इस घटना से पहले जानता नहीं था, उनके द्वारा भेजा गया एक पत्र पीएमओ जाता है और पीएमओ उसके ऊपर एक महा एक्शन लेता है, तुरंत बिजली की रफ्तार से, और नृपेंद्र मिश्र को भेज दिया जाता है। नृपेंद्र मिश्र आते ही कहते हैं डकैती है, योगी से मिलते हैं, चंपत राय को भी सहमत कर लेते हैं अपनी बात से। वो ट्रस्ट की तरफ से योगी से कहा जाता है कि आप कमेटी बैठाइए जांच की। योगी जी कमेटी बैठाते हैं, उस कमेटी की फटाफट रिपोर्ट आ जाती है, उस रिपोर्ट को पीएमओ भी भेज दिया जाता है और उस रिपोर्ट में सीएओ बनाया जाए इसकी बात भी कह दी जाती है और 8 लोगों के नाम उस रिपोर्ट के आधार पर ही वो की जाती है। 3 लोगों के ऊपर शक की निगाह डाल दी जाती है, गोपाल राव, चंपत राय और अनिल मिश्रा के ऊपर। ये जो पूरा प्रकरण हुआ, इसमें क्या ऐसा नहीं लगता कि वो पत्र भी लिखवाया गया होगा? क्योंकि पीएमओ कोई एक्शन लेना चाहता था। अगर पीएमओ नहीं चाहता तो ये भांडा फूट ही नहीं सकता था। मीडिया उनका है, इसको भी दबा देते। अगर मान लीजिए रजनीश मिश्र ने अपने मन से कोई पत्र लिखा होता, तो उस पत्र को तो बड़ी आसानी से पीएमओ उस पत्र को दत्तात्रेय होसबोले को भेज सकता था कि ये पत्र आया है भाई, देख लीजिए आप इसको। ये चंपत राय को भेज सकता था। सब लोग तो आपस में मिले हुए हैं ही, सबके आपस में कनेक्शंस हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस मसले पर सबसे बड़ी तोप चलाई पीएमओ ने अपनी, और आनन फानन में चलाई। उस तोप का नाम है नृपेंद्र मिश्र। और उन्होंने जब ये कहा कि ये डकैती है तो उसका खंडन चंपत राय ने नहीं किया। उन्होंने जब कहा कि सीईओ बनाया जाए तो फिर राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में बहुत देर तक इस पर विचार किया गया। शुरू में खबर ये आई थी कि उन्होंने इसे खारिज कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार भी कर लिया इसको। तो सब कुछ उस रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है, जो श्री नृपेंद्र मिश्र के मार्गदर्शन में तैयार हुई, यानी पीएमओ के मार्गदर्शन में तैयार हुई, कि उन्हीं के तो वो एजेंट थे पीएमओ के। ये सब काम पीएमओ करवाना चाहता था। इससे एक नतीजा निकल सकता है। आप बताइए। आपकी बात बिल्कुल सही है। तारीख वाइज अगर हम इसको देखेंगे तो साफ समझ में आता है कि जो ट्रस्ट है, जो आरएसएस के हाथ में है पूरी तरह से, जिसमें सरकारी मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय का भी एक व्यक्ति है, प्रमुख व्यक्ति है नृपेंद्र मिश्र, और राज्य मतलब सरकार के भी गृह सचिव हैं, डीएम है, ये सब भी हैं उसमें। लेकिन उसकी सारी वर्किंग और एक्टिविटी सारी की सारी आरएसएस के लोगों के हाथ में थी। अब तक वही लोग चला रहे थे। जो कुछ यहाँ हुआ है उसके सारे निर्णय उनके लिए हुए हैं। वो गलत लिए गए हों, सही लिए गए हों, दुर्भावना से लिए गए हों, षड्यंत्र से लिए गए हों या निष्पक्ष लिए गए हों, सब उनके हाथ में था। लेकिन यहाँ जो कुछ घट रहा था उसकी रिपोर्ट्स राज्य के मुख्यालय में भी थी और केंद्र के मुख्यालय में भी थी। क्योंकि ये बयान भी सामने आ चुका है कि जो वो रामचरितमानस सोने की है, उसका जो मसला है, उसमें संबंधित व्यक्ति चूंकि एक होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रह चुके थे, तो उन्होंने ऑलरेडी नृपेंद्र मिश्र वगैरह से भी उसकी चर्चा की थी। उन्होंने इसका भी हवाला दिया है। उन्होंने राज्य के भी जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे चर्चा की थी, अवनीश अवस्थी से, और केंद्र के जो प्रमुख आप कह सकते हैं इस तरह के अधिकारी हैं जो सीधे एक्सेस रखते हैं पीएमओ में, उन तक ये बात थी।
और उन सब लोगों ने चंपत राय जी से कहा था, और चंपत राय जी ने उसके बावजूद उसको कान नहीं दिया था। और जैसा वो सबके साथ करते थे, उनके बारे में ये प्रसिद्ध है कि वो बड़े घमंड से वहाँ जहाँ थे वहाँ रहते थे, और वो अपने निर्देशों का पालन होते ही देखते रहना उनका मन हुआ हुआ करता था। तो उस दृष्टि से उन्होंने गृह सचिव जी को टके सा जवाब दे दिया था। शुरू में उन्होंने उसको डिस्प्ले किया था, लेकिन बाद में हटा के माल खाने में रख दिया था, और वो इस तरह के प्रश्न लेते नहीं थे। ये चंपत राय जी के बारे में था। तो ये सारी बातें वहां जा रही थी। ये घटना जो हुई, ये घटना सामने तो 4 तारीख को आ गई थी। 5 तारीख को चंपत राय जी के नेतृत्व में, गोपाल राव के नेतृत्व में लोकल पुलिस और इनके अपने सुरक्षा कर्मी, इन लोगों ने ये काफी बरामदगी 70-80 लाख रुपए की कर भी ली थी। सब लाके इन्होंने लाकर में रख दिया था 5 तारीख को। ये खबर उड़ गई थी अयोध्या में। 6 तारीख को अयोध्या में सबको ये विदित हो गई थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। राम मंदिर का मामला और इनकी ताकत, राज्य और केंद्र में इनकी सरकारें, अब देश भर में इनकी सरकारें, इनका महाकाय आरएसएस जैसा संगठन, उससे अयोध्या में भी बहुत लोग बहुत डरते हैं। बहुत कम लोग, सब लोग नहीं बोलते, कुछ लोग बोलते हैं। तो वो डरा पाने में वो सक्षम थे, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह का शासन चल रहा है उसमें वैसे ही डर लगता है। किसी का भी घर गिरा देते हैं, किसी को भी गोली मार देते हैं, किसी को भी गोली मरवा देते हैं, किसी की टांग में गोली मार देते हैं, और सब चीजों का श्रेय भी ले लेते हैं। और कोर्ट वोट सब ने अपने को ये व्यवस्था कर दी है कि उनका कोई मतलब है कि नहीं है, इस पर शक होना जनता में है। तो वो सारा डर मौजूद था। तो 6 तारीख को पूरे अयोध्या में, फरवरी को ये बात थी, लेकिन कोई इसको न फेसबुक पे लिख रहा था, न ट्वीट कर रहा था, न अपने अखबार में लिख रहा था। पत्रकारों के बीच सब में थी, वकीलों के बीच थी। फिर कुछ लोगों ने साहस किया। 7 तारीख को सुबह वो खुल गई, और फिर जो हुआ सब आपको पता है। चूंकि अखिलेश यादव ने शाम को ट्वीट कर दिया था, तो इसकी वजह से वो राजनीतिक रूप से बड़ी हो गई खबर। अखिलेश यादव का भाई आकार है, उनके 37 सांसद हैं, वो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है उस लिहाज से, तो बात बड़ी हो गई। फिर उसको, लेकिन उसी दिन से उसमें डाइवर्जन करने की कोशिश होना शुरू हो गई थी। तीनों पक्ष अपना अपना रोल कर रहे थे, और तीनों अपने अपने लेवल का उसमें से मीट निकालना चाहते थे। लखनऊ अपने लेवल का मीट निकालना चाहता था, क्योंकि लखनऊ के अधिकारी इसमें है, लेकिन उनकी कोई भूमिका सीधी सीधी नहीं है। भूमिका या तो पीएमओ की है या फिर आरएसएस मुख्यालय की है, और आरएसएस मुख्यालय इसमें अग्रणी था, सारी चीज उसके हाथ में थी। तो पीएमओ ने निश्चित, आपने जो बताया वृतांत, मैं उससे सहमत हूँ। पीएमओ ने स्टेट में तो योगी जी ने प्ले किया कि वो एक एसआईटी वाली बात उन्होंने कर दी उसको ठंडा करने के लिए, और पीएमओ ने कहा कि हमने अपने दूत को भेज दिया 2 बार इस बीच नृपेंद्र मिश्र आए, और पहली बार तो उन्होंने गोलमोल बात की कि मैं तो निर्माण से संबंधित मीटिंग करने आया हूँ, लेकिन दूसरी बार वो खुल गए। तो शायद तब तक उनकी बात हो गई होगी वहां, और आपस में रणनीति तय हो गई होगी, और वो तो फिर बाकायदा साक्षात्कार देने लगे। 18, 19, 20 उन्होंने 3 दिनों में खूब साक्षात्कार दिए राष्ट्रीय प्रेस को, और डकैती वगैरह वाला शब्द किया, और ये सीईओ वाली लाइन डाली उन्होंने। तो प्रधानमंत्री कार्यालय की राय जो है वाया नृपेंद्र मिश्र पब्लिक हो गई थी कि एक, इस मामले को दबाना नहीं है, एक हद तक इसकी जांच करनी है, लेकिन वो हद अपने हाथ में रहनी चाहिए। तो एसआईटी की वैसी रिपोर्ट 23-24 में आ गई, और 25 में फिर वो एफआईआर हो गई शाम को, या 24 को ही शायद शाम को। और वो लोग तो वहीं पहले से ही पकड़े हुए, क्या मंदिर में ही थे वो सब के सब, जो अपराधी थे, जो भी अपराधी बताए गए हैं चोरी के, वो मतलब नोट गिनने वाले, और वो सारे लोग जो है पुलिस को दे दिए गए, पुलिस ने उनको जेल भेज दिया। अब उसकी एक कथित जांच चल रही है, और पूरा निशाना तय हो गया कि हमें सिर्फ इस चोरी के मामले की जांच करके इसके तो चार्जशीट कर देना है। बाकी सारी चीजें जो आपस में तय हुआ, पीएमओ की सलाह मान ली गई, तो पीएमओ नॉर्मल हो जाएगा कि भाई सीईओ बना दे रहे हैं। और संघ के लोगों का ये हुआ कि ये 2 लोग बदनाम हो गए, 2-3 लोग इनको पीछे कर लो, ये नए 3 लोग हम दे देते हैं, या 2 लोग दे देते हैं। अब इसमें एडजस्टमेंट होगा, एक आध आदमी पीएमओ का सजेस्टेड आ जाएगा, हो सकता है सीईओ उनका सजेस्टेड आ जाए, ऐसा कुछ डेवलपमेंट होगा। लेकिन जो बड़े मामले हैं, जो आपने बताया, जो है सप्लाईज के मामले, जो है भूमि खरीद के मामले, ये तो छोटा 1-2 करोड़ का, 3 करोड़ का मामला है। कुल 70-80 लाख बरामद हुआ है, 1-2 करोड़ का, और कहानी जब चार्जशीट आएगी तो पता लग जाएगा। ये तो सबसे छोटा मामला है, और इसे कर्मचारियों पर डाल दिया गया। उसमें राजनीति भी कर ली गई। एक आदमी, चूंकि उसमें टिन्नू यादव था,
अब तो उसकी कॉपी सबके पास आ गई है, मैंने भी पढ़ा। टीनू यादव का तो कोई रोल ही नहीं है एसआईटी की रिपोर्ट में, चोरी में उसका कोई रोल ही नहीं है। तो वो तो मेरा ख्याल है जैसे भी उसका मुकदमा शुरू होगा वो पहले ही छूट जाएगा। उस पे तो आरोप सिर्फ ये है कि उसके पास चाबियां थी फला फला जगह की, जो चाबियों के बारे में उसके पक्ष में कोई आधिकारिक आदेश नहीं था। तो ये तो आदेश देने वालों की गलती हुई कि उन्होंने चाबी दे दी, आदेश कागज पे नहीं रखा। उसका कोई उसमें दोष नहीं है। एक और दोष उसका ये बताया गया कि उसके कहने पर एसबीआई के अधिकारियों ने उसके एक भतीजे या भांजे को, जो कौन एक दूसरा यादव है, उसको इसी अप्रैल में नौकरी पर रख लिया था। ये कुल पूरी रिपोर्ट में टीनू यादव के बारे में सिर्फ ये 2 बातें, आश्चर्यजनक रूप से। कल से बात आई है, ट्वीट आ गए, जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं सबके ट्वीट आ गए कि टीनू यादव का तो इसमें कोई रोल ही नहीं बताया गया एसआईटी की रिपोर्ट। तो जिस आदमी पर सारी मीनार खड़ी की गई यादव होने के नाते, और एक तो बहुत बड़ा अपराध किया गया जिस पर आज एफआईआर इटावा में हो गई है, वो ये किया गया कि पिछले 3 दिनों से, जिसकी मैंने फॉरेंसिक जांच की है इसलिए मैं बहुत आधिकारिक तौर पर इस पर बात कर सकता हूँ। आपको याद होगा मैं आपके कार्यक्रमों में हमेशा टीनू वाले प्रसंग पर बोलता रहा। बिल्कुल। और इसको मैंने हमेशा, चूंकि मेरी कुछ आदत सी है कि पता नहीं क्यों मुझे हमेशा शंका होती है कि स्त्री का मामला होगा, दलित का मामला होगा, पिछड़ी जाति का कोई होगा और मुसलमान होगा, तो हमारा जो सिस्टम है पूरा, सोशल सिस्टम भी और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी, ये सबसे पहले उस बेचारे को सूली पे बिना अपराध के टांग देता है। और मीडिया तो हमारा इतना महान है कि उसकी महानता के अब क्या हम लोग बात करें। तो इसलिए मेरी एक नेचुरल सी एक वो उत्कंठा हमेशा इन मामलों में रहती है कि इस बारे में मैं ठोक बजा के पता करने की कोशिश करता रहूं। तो मैंने पहले राउंड में ये पता किया था कि भाई टीनू यादव सचमुच क्या 50-100 करोड़ का आदमी है, जैसी खबरें पहले दिनों में आ गई थी। क्या उसकी लखनऊ में कोई बड़ी प्रॉपर्टी है, क्या उसके नीचे फॉर्च्यूनर खड़ी है, जो शुरुआती रिपोर्ट्स में आ गया था। पता लगा वो सारी बात एकदम झूठ थी। उसकी सिर्फ एक बात सच थी, जो आरोप भी बेसिर पैर का था कि उसमें लिफ्ट लगी है और हाथी लगा है। वो मैं तो फैजाबाद होके ही सब आ गया हूँ अयोध्या। उसने 2008 में एक जमीन अयोध्या में खरीदी, वगैरह चलाता था, और उससे उसने कुछ आय की थी, और कुछ जैसे भी की हो तनख्वाह वगैरह उसको विश्व हिंदू परिषद के लिए वो 92 से उसके साथ ऑफिशियली जुड़ा हुआ है। तो उसमें वो जो भी उसको आय हुई उससे उसने एक प्रॉपर्टी खरीद ली थी 2008 में। 2014-15 में उसमें उसने कुछ कमरे बनवा लिए जिनमें तख्ते डाल के विद्यार्थियों को 3,000-2,500 के किराए पर उसने दे रखा था। यही उसकी दौलत है। बाकी जो पैतृक घर है जहां वो रहता है अपनी पत्नी वगैरह के साथ, और उसके बच्चे को बताया गया कि विदेश में पढ़ता है, उसका बच्चा वहीं फैजाबाद में पढ़ता है। तो इतनी झूठ हमारा ये सब, ये जो सवर्ण समाज की सोच है, ऐसे झूठ करती। बताइए, उसका कह दिया कि लखनऊ में फ्लैट है, गायब, कोई सर पैर नहीं, उसके नीचे फॉर्च्यूनर खड़ी है, बेटा विदेश में पढ़ता है, तीनों बातें झूठ। और उसके जो ये जिसमें वो विद्यार्थी वगैरह रहते हैं, कहा उसमें लिफ्ट लगी है। मतलब बलि के बकरे को जिस तरह सजाया जाता है उस तरह से टीनू यादव को सजाया जा रहा था ताकि उसकी बलि दी जा सके। आश्चर्यजनक ये है कि उसके बारे में एक और सत्य निकला। वो व्यक्ति 1988 का ओटीसी शिक्षित संघी है। संघी है, वो एकदम पक्का संघी है। और देखिए, संघ के सवर्णों ने संघ की पिछड़ी जाति के आदमी को बलिदान कर दिया। क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, 3 तारीख की रात 11 बज के कुछ मिनट पर आसाम के एक अकाउंट ने, जिसका नाम है सोलमेट या सोल फैक्ट्स या ऐसा कुछ है, आसामी एक अकाउंट है जो संघी है, 2020 से है ट्विटर पे, और सिर्फ आसाम और उत्तर पूर्व की खबरों ज्यादा करता है, वहां के मुख्यमंत्री को टैग करता रहता है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा अपने को फॉलो बताता है, और वो ब्लू टिक अकाउंट है। उस अकाउंट पर यह खबर आई कि असम के अकाउंट से, अयोध्या से नहीं, लखनऊ से नहीं, दिल्ली से नहीं, उत्तर प्रदेश से नहीं, आसाम के एक अकाउंट से रात में 11:25 11:26 पर वो खबर आती है कि सीडीआर रिपोर्ट मिल गई है और टीनू यादव ने 980 बार अखिलेश यादव से बात की है पिछले महीनों में। अरे बाप रे बाप। और आपको बताऊं मैं, ये खबर अगले 2 दिनों में 5 तारीख को मैंने इसकी फॉरेंसिक जांच की है। 11 करोड़ से ज्यादा लोग इसको देख चुके थे। इस समय ये संख्या 15 करोड़ पार कर चुकी होगी। और ये झूठी अफवाह हमारे आपका तो कोई, मैं कहूंगा कोई देखने सुनने वाला नहीं है।
12-12 लाख, 15-15 लाख, 18-18 लाख व्यूज वाले फेसबुक अकाउंट्स पे ये आंधी तूफान की तरह चली। यहां तक चली कि एक बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने इसकी तस्दीक कर दी, क्वेश्चन कर लिया। अखिलेश यादव बताएं कि वो 980 बार कौन सी बात कर रहे थे टीनू यादव से, और उनके एक सांसद निशिकांत दुबे ने भी एक ट्वीट में अखिलेश यादव पर हमला कर दिया। जवाब में कल अखिलेश यादव को ट्वीट में उनको धमकी देनी पड़ी कि मैं एफआईआर कर दूंगा, और आज मेरी सूचना यह है कि इटावा में सुबह उनकी पार्टी के सचिव ने एफआईआर इस मामले में कर दी। एफआईआर मतलब पुलिस को दे के ठप्पा ले लिया है, जानकारी दे अर्जी दे दी। हाँ, यहां तक ये मामला पहुंच गया है, और ये एकदम सिरे से झूठी बात है। न एसआईटी की रिपोर्ट में है, न किसी आधिकारिक बयान में कहीं है, आधिकारिक अनाधिकारिक भी नहीं। न अयोध्या के किसी रिपोर्टर ने इसको लिया है, न किसी क्राइम रिपोर्टर ने लिया है, न किसी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिका ने इसको लिया है। ये यहां जहां से मैंने बताया यहां से शुरू हुई है, इसके बाद ये तमाम जगह फैली हुई है, और तमाम यूट्यूब के चैनलों पर रील्स में इसमें भर दिया गया है, क्योंकि अब इसके जरिए चुनाव लड़ना था उनको। तो एक व्यक्ति जो आरएसएस का ट्रेंड किया हुआ 40 साल का उनका कार्यकर्ता है, और जो उनकी सेवा करता रहा है, साधारण उसका जीवन है, कोई असाधारण जीवन नहीं है, उसको उन्होंने बलि का बकरा बना दिया अपने राजनीतिक हित के लिए। ये हम लोगों के सामने इसी समय गुजरा हुआ पिछले 3 दिनों का सच है। बड़ा जबरदस्त आपने तथ्य पेश किया है, इससे लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए। मैंने ट्वीट भी लिखा, कल मैंने ये ट्वीट भी लिखा था, इससे आंखें खुल जानी चाहिए कि दलितों से और पिछड़ों के साथ में दरअसल इस संगठन जो समरसता की बात करता है, समानता की नहीं, समानता कहता है ये पश्चिमी विचार है, समानता, समरसता भारतीय विचार है, समरसता की बात करता है, वहां पर दरअसल उनके ओबीसी और दलितों से इस प्रकार का व्यवहार होता है। पहली बात तो ये है। दूसरी, अब मैं एक और बात की तरफ, ये तो बिल्कुल नई आपने नया रहस्य उद्घाटन किया जी। अब आपकी बातचीत सुन के मुझे लगा कि जो नृपेंद्र मिश्र जी जो हैं जी, उनके 3 रूप यहाँ पर निकल कर आते हैं, एक नहीं। एक रूप वो है जहां पे वो संघ, जहां पे वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य हैं, उसकी जो निर्माण समिति है उनकी देखरेख में काम करती है। तो उस रूप में वो पूरी तरह अधिकारहीन है। जब पूर्व गृह सचिव ने उनसे शिकायत की तो उन्होंने साफ कह दिया, भाई चंपत राय जी जो चाहते हैं वो करते हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। चंपत राय की चलती है यहाँ पे, यानी चंपत राय के सामने वहां वो नतमस्तक हैं और समर्पण करते हुए दिखते हैं। दूसरा रूप तब उनका निकल कर आता है जब उनको भेजा जाता है यहाँ पे पहली बार, लेकिन वो कहते हैं भाई हम तो केवल निर्माण समिति के हैं, हम ज्यादा कुछ इसमें कुछ करा नहीं सकते। तीसरा रूप तब आता है जबकि पीएमओ उनको खास तौर से अधिकार संपन्न करके भेजता है। उस वक्त उनके पहले जो 2 संस्करण हैं, उन संस्करणों से ये भिन्न संस्करण है नृपेंद्र मिश्र का, और तब वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी खोज खबर ले लेते हैं, और उसके जो कारिंदे वहां काम कर रहे थे, भाई तीनों चंपत राय और अनिल मिश्र और गोपाल राव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही तो कारिंदे हैं। बिल्कुल, हाँ, टीनू यादव भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक का कारिंदा है उसका। तो ये तब वो इनकी खोज खबर लेते हैं, और इस तरह खोज खबर लेते हैं कि बिल्कुल इन सब लोगों को पीएमओ की जो डिजाइन है उस डिजाइन के सामने समर्पण कर देना पड़ता है अंततः। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो ट्रस्ट की बैठक हो रही थी उसमें सीईओ के सवाल के ऊपर काफी रेजिस्टेंस होगा, तो काफी देर तक बैठक शायद वो इसीलिए खिंची भी। बाद में उन लोगों को मानना ही पड़ी बात वो, क्योंकि ये था कि अगर आप इसको नहीं मानेंगे तो फिर पीएमओ अपना हमला बंद नहीं करेगा। मुझे तो ये भी लगता है कि वो सिंधी समाज के जो चेयरमैन थे 200 किलो ईंटें देने वाले, और ये पूर्व गृह सचिव थे, ये सब भी अगर पीएमओ नहीं चाहता तो शायद इन्हें इतने उभार कर मीडिया में पेश भी नहीं किया जाता। जब इनको उभार कर, इनको मंच पे लाकर वो इफेक्ट पैदा कर दिया गया जो पीएमओ पैदा करना चाहता था, उसके बाद बड़े रहस्यमय तरीके से वो लुप्त भी हो गए हैं पूरी तरीके से। आपकी बात में काफी संदेह करने के सारे कारक मौजूद हैं। मैं आपकी बात को संवर्धन करते हुए एक और बात बताता हूं, जो आपके इस कार्यक्रम के दर्शकों के लिए नई भी होगी और इनको जानना भी चाहिए। जी जी जी। देखिए, भूमि घोटाले में कुछ तथ्य मेरे पास आ गए, अभी मैं काम कर रहा हूं, मैंने 1-2 और कार्यक्रमों में भी कहा है, क्योंकि हम लोग अप्रमाणित चीजों पर नहीं अपना वो करते हैं, तो हम उसके लिए जो जरूरी पत्रकारी हमारी शिक्षा दीक्षा है उसका पालन करते हैं।
तो वो पालन करते हुए मैं अभी सिर्फ उतनी बात बता रहा हूँ जितनी बात पोस्ट है। इस ट्रस्ट ने एक जमीन खरीदी 100 करोड़ से ज्यादा में, 2 लोगों से खरीदी, दोनों बंसल लोग हैं और ये वहां के ही हैं, फैजाबाद के ही हैं, अयोध्या के ही। ये जमीन मंदिर से 6 किलोमीटर दूर है। मैं पहले ये समझता था, जब आपके कार्यक्रमों में आया, मैं तब गया नहीं था, मैं समझता था मंदिर से सटी हुई सब जमीनें खरीदी गई होंगी। मंदिर से सटी हुई भी कुछ छोटी जमीनें खरीदी गई हैं, लेकिन बड़ी जमीनें मंदिर से दूर खरीदी गई। अब ये क्यों 100 करोड़ से ज्यादा में खरीदी गई, ये मैं अभी जांच कर रहा हूं। तथ्य मेरे पास जब आ जाएंगे बताऊंगा। उपयोग क्या हो रहा है ये मैं आज बता सकता हूं। उस जमीन पे जो 1 हेक्टेयर से ज्यादा है, उस जमीन पर चारा बोया गया है। खेती की जमीन है वो, पशुओं का चारा जो होता है वो बोया गया है। और वो जो कार्य सेवक पुरम है आरएसएस का, जिसमें आंदोलन के समय से वो अपने कार्यकर्ताओं वगैरह को ठहराते हैं, आरएसएस के पास उस शहर में कई ठिकाने हैं। साकेत निलयम है, एक बीकापुर में बन रहा है, एक स्कूल है, उसमें बहुत सारे कमरे बनवा के लोगों को रोकने का इंतजाम किया गया है। शुरू में मुझे बता दिया गया था कि 1000 कमरों से ज्यादा का उनके पास इंतजाम है, फैजाबाद और तमाम गेस्ट हाउसेस वगैरह मिला के। तो उसमें से मैं एग्जैक्ट ये 3-4 तो देख के आया हूँ, जिसमें जरूर कुछ सैकड़ा तो है। अब वो एग्जैक्ट 1000 है कि 500 है कि 300 है, ये होगा। तो इनमें बहुत सारे कार्यकर्ता रखते हैं आरएसएस के लोग अयोध्या में। इन सब लोगों के भोजन पानी वगैरह की व्यवस्था के लिए जो कुछ होता है, इसका मंदिर से सीधे कोई संबंध नहीं है। लेकिन इन लोगों के लिए सारा जो मंदिर के द्वारा खरीदी गई जमीन में, इनके आरएसएस की चलाई हुई एक गौशाला से उनके लिए जो चारा होना है वो पैदा किया जा रहा है। चारा वहां जा रहा है और वहां से गोबर आके उस जमीन में डाला जा रहा है। और ये जमीन 100 करोड़ से ज्यादा में खरीदी गई है। उस इलाके में जमीनें मैंने पता किया, ये असाधारण कीमत है, क्योंकि उसके बाद अभी मंदिर के पास कुछ लोगों ने जमीनें खरीदी हैं, जिसकी रजिस्ट्री की कॉपीज मेरे पास है। वो उसके 1/8 है। यानी अगर उसकी कीमत 8 रुपए, तो मंदिर के पास की जमीनें 1 रुपए में खरीदी गई। तो आज से 6 साल पहले कोई जमीन ट्रस्ट के लिए मंदिर से 6 किलोमीटर दूर क्यों खरीदी गई, इसके उत्तर अभी, ये सब उत्तर इनके जो मांगे जा रहे हैं संजय सिंह वगैरह के जरिए, ये उत्तर नहीं मिले हैं। लेकिन उनका उपयोग आरएसएस कर रहा है। तो ट्रस्ट की जमीन जो राम मंदिर के लिए, रामलला के लिए है, ट्रस्ट जो रामलला का दरअसल उसका स्वामी आरएसएस है, उसका स्वामी आरएसएस है, उपयोग आरएसएस कर रहा है। ये तथ्य मौजूद है अयोध्या में, कोई भी जाके इसका परीक्षण कर सकता है। ये आपके कार्यक्रम में एक नई बात, जरूरी ये भी वो महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन है। जिस तरह आपने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पूरी अयोध्या किस तरीके से डरती है, किस तरीके से सब जगह उन्होंने सब कब्जा कर रखा है, और वो सारी संपत्ति दरअसल राम मंदिर ट्रस्ट के पैसों से खरीदी गई है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसका पूरा उपभोग कर रहा है अपने राजनीतिक उद्देश्य से, अपने सांगठनिक उद्देश्यों से उसका कर रहा है। और टिन्नू यादव के बारे में जो आपने जानकारी दी, वो तो बहुत अनूठी जानकारी है। मैं अपने इस कार्यक्रम में फोकस डालना चाहूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद शीतल जी, आप वहां पे गए, आपने इतना अध्यवसाय किया, वहां जाके सब चीजों का पता लगाया और वो सब नई परख के मंच में पेश किया। इसके लिए मैं आपको कैसे आपका कुछ शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं। हाँ, नहीं, वहां से इसीलिए मैंने आज आपको फोन इसीलिए किया था कि मेरे पास इतनी सामग्री आ गई थी कि आपके मंच पे उसका उपयोग अभी आप और जब चीजों के प्रमाण ढूंढ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही वो सारे तथ्य भी नई परख के दर्शकों के सामने रखे जाएंगे। तो आज के कार्यक्रम से 2 बातें स्पष्ट रूप से निकलती हैं। पहली तो यह है कि पीएमओ अगर न चाहता तो ये घोटाला इस तरीके से सामने नहीं आ सकता था। पीएमओ ने अगर दबाव न डाला होता, उसकी अपनी डिजाइन नहीं होती है, इसके पीछे राजनीतिक मकसद उसके क्या थे, इन पे हम लोग अगले कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, भाई पीएमओ ने आखिर क्यों, पीएमओ कोई भ्रष्टाचार, सारे देश में कितना भ्रष्टाचार होता रहता है, पीएमओ तो उसका भंडाफोड़ करने के लिए नहीं आता। इसका भंडाफोड़ क्यों किया, जो कि उन्हीं के अपनी दुनिया का एक हिस्सा था, उन्हीं के पितृ संगठन द्वारा चलाया गया था। भाई नरेंद्र मोदी ने ट्रस्ट बनाया, आरएसएस ने ट्रस्ट चलाया, आज तक तो चला ही रहे थे लगातार, आज तक तो सारी विवादों को दबाने के काम में लगे हुए थे। अब उसको क्यों भंडाफोड़ किया, इसके ऊपर भी हम लोग कुछ एक विश्लेषणात्मक
बात करेंगे, कुछ कयास लगाएँगे जल्दी ही। बहुत-बहुत धन्यवाद शीतल जी। नमस्कार। बहुत ठीक रहा महाराज?